गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ रहे थे एन टर्म ऑफ एनएपी, है ना। एन टर्म ऑफ एनएपी को अच्छे से काफी अच्छे से डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिलेक्टिंग द टर्म ऑफ एनएपी, है ना। सिलेक्टिंग द टर्म ऑफ एनएपी यानी एपी में टर्म को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टिंग द टर्म ऑफ एन एपी। आज का हमारे पास टॉपिक है द टर्म ऑफ एन एपी में टर्म को कैसे सिलेक्ट करना है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे सिलेक्ट करने का मतलब है ना बच्चों कि आपके पास कभी कभी अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा कि मान लीजिए आपका 3 नंबर एपी में है और पहला नंबर दूसरा नंबर की रिलेशनशिप दे देगा, तो फिर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा कि आप तीनों नंबर फाइंड आउट कीजिए। या फिर ये कहेगा कि 5 नंबर आपका एपी में है और कुछ रिलेशनशिप दे देगा और कहेगा कि 5 नंबर आप फाइंड आउट कीजिए, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे देगा। या फिर कहेगा 4 नंबर आपका एपी में है और कुछ रिलेशन दे देगा और उसमें से कहेगा कि आपको चारों के चारों नंबर फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो उस टाइप में आप क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा, है ना। तो उसको डील करने का एक अलग तरीका आता है ना। कि जैसे आपके पास बोला जाएगा कि 3 नंबर आर एपी में है ना। बोलेगा कि देयर आर 3 नंबर्स आर इन एपी, देयर आर 3 नंबर आर इन एपी, है ना। एंड देयर सम इज 60। लेट्स सपोज इट ये है ना कि 3 नंबर देयर आर 3 नंबर आर इन एपी एंड देयर सम इज 60। और भी कुछ एग्जांपल दिया होगा, उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा तो आप क्या सपोज कीजिएगा, कहेगा अच्छा 3 नंबर हमारा सर एपी में है, तो फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं, हम लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो पहला टर्म क्या होगा t1 a, t2 a प्लस डी और t3 a प्लस 2d, है ना। t3 क्या है बच्चों? a प्लस 2d। तो फिर आपके इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि सम दिया हुआ है t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 60 दिया हुआ है। तो a प्लस d a प्लस 2d इक्वल टू आप 60 लिखिएगा, है ना। तो 3a प्लस 3d इक्वल टू 60 यानी कि a प्लस d इक्वल टू आप लिखिएगा यहाँ पे कितना 20। a प्लस d क्या लिखेंगे बच्चों? 20। तो नो डाउट आप इस प्रोसेस से अभी आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा उस स्टेटमेंट को सॉल्व कीजिएगा और इसको फिर स्टेटमेंट को फिर एक्सप्रेशन बदल करके उसको सॉल्व कीजिएगा। तो नो डाउट आप इस तरह से भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है जो क्वेश्चन को और इजी बनाता है। एक मेथड और है जो इस क्वेश्चन को और इजी बनाता है। तो और इजी बनाने का मतलब क्या है, आपके पास 3 नंबर एपी में है ना, आपके पास क्या है 3 नंबर एपी में। तो 3 नंबर एपी में तो आप उसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, या तो सर एक नंबर हो गया ए, एक ए प्लस डी, एक ए प्लस 2d। या फिर आप इस तरह से भी सपोज कर सकते हैं कि सर यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि टर्म ए और डी है ना, टर्म ए और डी है। तो हम t1 को लिखते हैं a माइनस डी और t2 को लिखते हैं a और t3 को लिखते हैं a प्लस डी। हम पहला टर्म को लिखते हैं बच्चों, तुम ध्यान देखिएगा, हम पहला टर्म को लिखते हैं t1 a माइनस डी, t2 a और t3 a प्लस डी। t3 क्या लिखते हैं बच्चों? a प्लस डी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये एपी में है। देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, डी आएगा, है ना। दोनों का सब्ट्रैक्शन डी है ना, यानी इसमें डी ऐड करेंगे तो ये पहुंचेंगे, इसमें डी ऐड करेंगे तो ये पहुंचेंगे। तीनों आपका एपी में, तीनों आपका क्या है एपी में। अगर बिलीव नहीं हो रहा है कि तीनों आपका एपी में ही है तो आप चेक कर लीजिए t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। t2 क्या है? a माइनस डी, t3 क्या है? a प्लस डी a। ये तो कैंसिल हो गया, डी सेम है ना, यानी t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस 2d, यानी कि ये भी आपका एपी में है। इससे फायदा क्या होगा आपको, अगर ये टर्म लेते हैं t1 t2 t3 को ये टर्म मानते हैं इंस्टेड ऑफ t1 t2 t3 का, इसके इंस्टेड पे आप ये सपोज करते हैं तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा कि अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम, देयर सम इज क्या है 60, देयर सम इज 60। तो आप इन तीनों को अगर सम कीजिएगा a माइनस डी a और a प्लस डी इक्वल टू 60 लिखिएगा तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इक्वल टू 60 और a का वैल्यू 20। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 20, यानी कि ए का वैल्यू आपका तुरंत पता चल गया। इसमें ए का वैल्यू नहीं पता चला था, इसमें का वैल्यू नहीं पता चला था, लेकिन इसमें का वैल्यू तुरंत पता चल गया। तो ये हो गया आपको बच्चों बेनिफिट। यानी कि अब आप अगर 3 टर्म पता करना होगा एपी में कि फाइंड द 3 टर्म, है ना, तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d के इंस्टेड ऑफ आप पुट कीजिएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये भी आपका क्या है एपी में है। ये बात तो क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अगर आपके पास 3 टर्म पुट करना है तो ये लीजिएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऐड करने पे हमारे पास क्या आ गया, एक वैल्यू 20 आ गया। एक छोटा सा बात और ध्यान देना है
आप ये टर्म तभी सपोज कीजिएगा जब आपके पास दिया हुआ रहेगा देयर सम इज, तब आपको क्या दिया हुआ रहेगा बच्चों, सम दिया हुआ रहेगा, तब ये सपोज करना ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह सपोज कर सकते हैं। बात को फिर से ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, आप ये सपोज करके चल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, है ना। बट अगर इसके चीज पे ये सॉल्व करते हैं, ये सपोज करते हैं, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्व करने में और ज्यादा मन लगेगा, कम टाइम लगेगा, है ना। अच्छा, सम दिया हुआ रहेगा तभी आप ये सपोज कीजिएगा, नहीं तो आप जो नॉर्मल कर रहे हैं वो नॉर्मल कीजिएगा। क्लियर है। ऐसा करते हैं, चलिए 3 के ऊपर तो ये हो गया, तो हम आपको लिख देते हैं कि अगर 3 टर्म रहेगा और 4 टर्म रहेगा और 5 टर्म रहेगा तो आपको क्या क्या सपोज करना है देख लीजिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। अगर आपको 3 टर्म सपोज करना है तो आप सपोज कीजिएगा a माइनस डी ए प्लस डी। अगर आपको 4 टर्म सपोज करना है तो a माइनस 2d, सॉरी a माइनस 3d ले लीजिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस है क्या d का, इसमें कॉमन डिफरेंस है आपका 2d का, देख लो, इसमें कॉमन डिफरेंस d, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, आपको तो सिर्फ AP में होना चाहिए, इसका मतलब 2 टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए 2d। अगर आपको 5 टर्म सपोज करना है, 5 टर्म सपोज करना है तो a प्लस 2d, a प्लस 2d चलोगे, a प्लस 3d, सॉरी माइनस में चलना है, माइनस ये ले लो, a प्लस 3d हटा दो। अब देखो 5 टर्म हो गया, a माइनस 2d, 2d, ad, ad, हाँ ठीक है। एंड इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं ना, क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि सिलेक्टिंग ऑफ द टर्म को हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको हम राइट डाउन किए हैं, क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP इज 21। देखो बच्चों 3 टर्म का सम AP में है ना, 3 टर्म का सम AP में है, सॉरी 3 टर्म AP में है जिसका सम 21 है। 3 टर्म AP में है जिसका सम क्या है 21 है, तो कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा, क्या हमको सपोज करना है ना। अच्छा, और क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अच्छा, पहला टर्म और थर्ड टर्म को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक्सीड है, मतलब ज्यादा है, किससे, सेकेंड टर्म से। कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा बच्चों, 6 ज्यादा है। तो फाइंड द 3 टर्म्स। चलिए ठीक है, फाइंड द 3 टर्म्स करते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि सिलेक्टिंग टर्म कैसे करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the numbers are in AP कौन कौन टर्म होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म T1 को लेंगे हम a माइनस डी, T2 को लेंगे a और T3 को लेंगे a प्लस डी, है ना। ये 3 नंबर हो गया हमारे पास, T1 पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म। 3 नंबर यानी कहने का मतलब क्या है, 3 टर्म हो गया, एक हमारा हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपके पास, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपके पास सम कीजिए सबको। तो सम करेंगे तो a माइनस डी प्लस इसको T1, T2, T3 लिख लेते हैं। कितना दिया बच्चों, 21। T1 कितना हो गया, a माइनस डी, T2 क्या हो गया a, T3 क्या हो गया a प्लस डी इक्वल टू 21। डी से डी कैंसिल, ए का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 7। ए का वैल्यू क्या आ गया, 7। देखो इससे डायरेक्ट हमें सबसे बड़ा फायदा है कि ए का वैल्यू निकल गया। सबसे बड़ा फायदा तो हो गया ना कि ए का वैल्यू निकल गया। अगर हम डी निकाल लेते हैं तो हमारा एपी ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेनली हमको एपी में ए और डी चाहिए। कोई भी एपी फॉर्म करने के लिए ए और डी हमको चाहिए ही चाहिए, तो ए निकल गया। अगर हम डी निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा एपी का कहाँ निकलेगा। तो अब डी कैसे निकलेगा, तो डी निकलेगा सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अगला अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। पहला और तीसरा को प्रोडक्ट करते हैं तो ये एक्सीड है, ये क्या है, ज्यादा है सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो 6 ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा कहानी, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा, तो सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में 6 ऐड करेंगे तो कहानी बन जाएगा ना। यानी कि प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट है ज्यादा, मानिए 116 और ये क्या हमारा 110 है। एक सेकंड के लिए कह रहे सर ये ज्यादा है, दिस टर्म एक्सीड देन दिस टर्म। तो हमें किधर ऐड करना है, हमें ऐड करना है, यानी इन दोनों को अगर इक्वल लाना है तो हम प्लस से इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना।
प्लस इधर ऐड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो कभी बच्चों अगर किसमें आपको प्लस लगाना है, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और उसके बाद किधर, इधर या इधर। तो सबसे पहले बच्चों एक्सीड मतलब ज्यादा है, इसका मतलब ऐड करना है, ज्यादा मतलब क्या है, ऐड करना है। एक कहानी तो क्लियर हो गया। अब किधर ऐड करना है, तो किधर ऐड करना है, तो ये ज्यादा है ना, तो इस चीज को आप समझिएगा। मान लीजिए ये आपके पास 106 है और ये आपको क्या है 100, ये बोल दिया दिस टर्म इज एक्सीड देन दिस टर्म। तो अब इन दोनों को अगर आपको बराबर करना है, इक्वेट करना है, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा, इधर 6 ऐड कर दीजिएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ, एक्सीड हो गया। हम ये कह सकते हैं कि ये है ना 6 ज्यादा इससे। चलिए अच्छा, T1 क्या है, T1 है a माइनस डी, T3 क्या है a प्लस डी, T2 क्या है a प्लस 6। तो दिक्कत है यहाँ पे, a का वैल्यू क्या है बच्चों 7। अब हम सिंपली 7 पुट कीजिए यहाँ पे आप 7 माइनस डी, ठीक है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है ना, तो ये हमारा 7 का स्क्वायर 49 माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। अच्छा, यानी आपके पास आ गया डी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो डी का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 6, ये अंडर रूट होगा ना, तो डी स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो डी का वैल्यू हो गया बच्चों प्लस माइनस 6। अब क्या ये हमें पॉजिटिव नंबर बोला है, नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हमें जब नंबर निकालना, अभी हम क्या निकालना है बच्चों नंबर्स, तब एक बार इसका प्लस, एक बार इसका वैल्यू लेंगे प्लस 6 और एक बार इसका वैल्यू लेंगे माइनस 6। और एक बार बताऊं बच्चों, प्लस 6 भी लोगे और माइनस 6 भी लोगे ना, आंसर सेम आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको 3 नंबर ना पूछ रहा है। देखिए कैसे सेम आएगा आंसर। तो एक्सीडेंट के लिए हम डी निकाल लेते हैं प्लस 6, डी का वैल्यू क्या ले लिए बच्चों प्लस 6। ए क्या है आपके पास, ए का वैल्यू 7, ए का वैल्यू तो हमेशा 7 ही रहेगा। तो पहला टर्म क्या हो गया, पहला टर्म अगर आप सॉल्व करते हैं, पहला टर्म है a माइनस डी, a माइनस डी यानी कि 7 माइनस 6 1, T2 a 7, T3 a प्लस डी 7 प्लस 6 13 हो गया, ये होगा फर्स्ट वन के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी का वैल्यू लेते हैं माइनस 6 और ए का वैल्यू लेते हैं 7, ए का वैल्यू तो 7 ही रहेगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास जो टर्म होगा T1 a माइनस डी, ए का वैल्यू क्या बच्चों 7, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ तो समझने कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, T2 क्या हो जाएगा बच्चों a, इसका वैल्यू 7 ही रहेगा। T3 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस डी, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या माइनस से, तो माइनस से पुट करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ से भी आपका क्या है, तो देखो 7 1 7 13, यहाँ से भी क्या है 13 7 1, यानी हर हाल में आपको बच्चों वही आएगा 1 7 13 और 7 31, 1 7 13 और क्या आया था 13 7 1। तो आप यहाँ पे हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस आवर रिकॉर्ड आंसर इज, हेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 1 7 13, है ना। हमसे सिर्फ नंबर पूछ रहा है, हमसे सिर्फ एपी नहीं पूछ रहा था। एपी पूछता तो हमको सोच समझ के आंसर देना होता है, एपी में हमारे पास हो जाता। अगर हमसे यहाँ पे एपी पूछता तो एपी में हम इसमें और इसमें, ये दोनों एपी में अंतर है बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा। पहला और दूसरा वाला एपी में अंतर है, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस 6 है, इसमें कॉमन डिफरेंस -6 है। तो एपी हमें नहीं पूछा, एपी पूछता तो दोनों में से हम आंसर, दोनों आंसर देते हैं। एपी पूछता तो हम दोनों आंसर देंगे, हमसे सिर्फ पूछा गया 3 टर्म, हमसे क्या पूछा गया बच्चों 3 टर्म। तो इसको भी हम सॉल्व किए तो 1 7 13 ही आया, और इसको भी सॉल्व किए तो 13 7 1 ही आया, यानी कि आपके पास तीनों टर्म क्या है 1 7 और 13 है। चाहे इसको आप आगे पीछे करके लिखिए, चाहे आप इसको आगे पीछे करके लिखिए, डजंट मैटर, ये हमारा आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रोसेस क्या होगा बच्चों, मेन प्रोसेस क्या करना था आपको पता चल गया कि अगर जब भी आपका सम दिया हुआ है, अगर सम दिया हुआ 21, तो आप क्या सपोज कीजिएगा टर्म a माइनस डी a प्लस डी, सम कर दीजिएगा, a का वैल्यू तुरंत आ जाएगा। उसके बाद दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, हम कहाँ बढ़ेंगे दूसरे एक्सप्रेशन ये था T1 इंटू T3 इक्वल टू T2 प्लस 6, है ना। हम इसमें से कुछ नहीं किए, ए का जो वैल्यू आया था हम ए का वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू पुट करने के बाद डी का अपने आप आंसर आ गया। लेकिन जो डी का आंसर आया सर प्लस माइनस में आया, तो हम 2 क्राइटेरिया सॉल्व करेंगे, एक बार डी का वैल्यू +6 तो ए का वैल्यू 7, तब हमारे पास T1 T2 T3 का क्या वैल्यू होगा, और एक बार डी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू 7, तब हमारे पास T1 T2 T3 का क्या वैल्यू होगा। इधर क्लियर।
चलिए तो अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए हम लोग। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सिलेक्टिंग ऑफ द नंबर पता चलते जाएगा, है ना। तो इस बार आपके पास क्या है, इस बार है आपके पास डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। अच्छा, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब ये नहीं बच्चों कि आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड का मतलब ये नहीं कि इसको 34 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नहीं। यहाँ पे डिवाइड का मतलब है कि 32 को 4 पार्ट में लिखिए, यानी 4 पार्ट में अलग अलग कीजिए। 32 को 4 पार्ट में अलग अलग कीजिए, इस तरह से 4 पार्ट में अलग कीजिए कि चारों का सम आपके पास क्या होना चाहिए, 32 आ जाना चाहिए। तो 32 को 4 अलग अलग पार्ट में लिखिए, जो कि चारों पार्ट एपी में होना चाहिए। चारों पार्ट क्या होना चाहिए बच्चों, एपी में होना चाहिए। और तो और such that the ratio of product of their extreme term to the product of their mean term is 7:15। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा सर एक्सट्रीम टर्म क्या है और मीन टर्म क्या है। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें 32 को, तो हम 4 अलग अलग पार्ट लिखेंगे ना। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स आर, कौन कौन नंबर होगा। सबसे पहले 4 पार्ट है बच्चों, तो 4 पार्ट को डिवाइड करने के लिए आता है आपको a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, है ना। आपके पास चारों नंबर होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये आपके पास हो गया t1, t2, t3, t4, 4 नंबर हो गया ना। अब 4 नंबर क्या है, अब देखिए पहला काम क्या है कि 32 को 4 पार्ट में लिखिए जो कि एपी में हो, तो एपी में लिख दिए। और इस सबका सम क्या है 32, क्योंकि 32 को ना ब्रेक कर रहे हैं हम लोग किसको ब्रेक कर रहे हैं, 32 को ब्रेक कर रहे हैं। तो हम अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबका सम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू 32। तो t1 कितना है, तो t1 है a माइनस 3d, t2 कितना है, तो t2 है a माइनस डी, t3 कितना है a प्लस डी, t4 कितना है a प्लस 3d इक्वल टू 32। चलिए ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड ही करना है, तो माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, तो a 4a 32, यानी a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 32 डिवाइड बाई 4, a का वैल्यू क्या है 8, a का वैल्यू क्या है बच्चों 8 आ गया, है ना। अब आपको सेकेंड टर्म क्या था, सेकेंड लाइन था कि सच दैट रेशियो, है ना। किसका रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब होता है बच्चों जो साइड में है, जो क्या है एकदम साइड में है। तो इसमें बताइए कौन सा टर्म एकदम साइड में है, तो एक t1 भी साइड में है, एक t4 भी साइड में है ना। t1 भी साइड में है और क्या t4 भी साइड में है। तो जब t1 साइड में है तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3d और t4 साइड में है। अच्छा रुको एक काम करते हैं, प्रोडक्ट बोला ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी t1 इंटू हम t4 लिख दिए सेकंड के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म हो गया। अच्छा टू किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मतलब बीच वाला, मीन मतलब क्या जो बीच वाला में है। तो ये दोनों मीन है ना, ये दोनों बीच वाला टर्म है। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी, इसका टर्म भी लिख देते हैं t2 इंटू t3, मीन वाला का प्रोडक्ट कितना दिया भाई, तो 7 डिवाइड बाई 15, कितना दिया है 7/15। तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। t1 का वैल्यू कितना a माइनस 3d, t4 a प्लस 3d, t2 a माइनस डी, a प्लस डी 7/15। अब बताओ बच्चों a का वैल्यू कितना है, तो सर a का वैल्यू तो 8 है, तो पुट कर दें 8, एकदम पुट करेंगे 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d, है ना, 8 माइनस डी 8 प्लस डी इक्वल टू 7/15। अगला काम बच्चों, तो सबसे पहले सर यहाँ देख रहे हैं सर a माइनस बी और a प्लस बी है सर, a माइनस बी इंटू क्या है a प्लस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 3d का स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर 64 माइनस d का स्क्वायर d का स्क्वायर। तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 7/15, क्या हो गया बच्चों 7/15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए 15 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9 यानी 135d,
और 7 जब इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 64 इंटू 7 माइनस 7d²। ठीक है, अब सबको एक साथ लिखते हैं, है ना, तो इसको इधर उसको इधर लेके जाते हैं, तो 7d² माइनस 130, नहीं इसको उधर लेके जाते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो 15 इंटू 64 माइनस 64 इंटू 7, इसको इधर ले आए और इसको इधर लेके जाएंगे, तो 135d² प्लस 7d², नहीं माइनस 7 ही ना जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 64 कॉमन ले लें तो 15 माइनस 7, और वहां से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 135 में अगर 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 128d, है ना। और यहाँ पे बच्चों 8, है ना। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं d², क्या ये कटेगा बच्चों? एकदम कट रहा है, ये तो 2 बार में आपका डायरेक्ट कट रहा है और ये आपका 4 बार में कट रहा है, यानी 4 इक्वल टू d², यानी कि प्लस माइनस 2 इक्वल टू d, प्लस माइनस 2 इक्वल टू d। आप एक चीज गौर किए इसमें, आप एक चीज गौर किए, देखिए यहाँ पे हमको जो मल्टीप्लाई करना था तो 15 और 64 को मल्टीप्लाई नहीं किए, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि 15 64 इधर भी है, 7 64 इधर भी है, तो मल्टीप्लाई करने में हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, हम जान रहे थे इसके यहाँ पे आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो 64 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 64 कॉमन लेंगे। इससे 2 फायदा है, सबसे पहले तो आपका एक टाइम बचा, सबसे पहले क्या बचा? टाइम। और दूसरी बात, कभी भी अगर मल्टीप्लाई करने में एक छोटा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो दिक्कत है, यानी यहाँ पे 100% एक्यूरेसी हो गया ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, हम कॉमन लेके काम किया तो आपका 100% एक्यूरेसी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, अक्सर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देते हैं, मतलब गलती क्या है, माइनर से मिस्टेक हो जाता है, माइनर से मिस्टेक हो जाता है, और वही मल्टीप्लिकेशन का माइनर से मिस्टेक पूरे मैथमेटिक्स को, मतलब कैलकुलेशन को गड़बड़ कर देता है। पूरे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्या कर देता है बच्चों? गड़बड़ कर देता है। तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि अगर आपको कॉमन निकल के कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या फिर कट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उस तरह से ज्यादा सॉल्व कीजिएगा, rather than मल्टीप्लाई और डिवाइड एनीथिंग, rather than मल्टीप्लाई और डिवाइड एनीथिंग। ये हमेशा बात याद रखिए बच्चों कि अगर कॉमन लेकर के और कट करके बन रहा है तो आप उस तरह से बनाइए, और नहीं तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही है, क्योंकि वहां पर गलती होने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाती है। चलिए, तो d का वैल्यू तो प्लस माइनस 2 निकल गया। अच्छा, a का वैल्यू क्या है? 8 है, तो इसमें भी आपका 2 आंसर आएगा, है ना। इसमें भी आपको कितना आंसर आएगा? 2, क्योंकि a का वैल्यू हो गया 8 और d का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2, तो आपका 2 तरीके से आंसर निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार हम d का वैल्यू लेंगे +2 और एक बार d का वैल्यू लेंगे क्या बच्चों? -2। चलिए, कहाँ पे बना? यहीं पे बना देते हैं ना, यहाँ पे तो स्पेस है ही। अगर a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू +2 लेते हैं तो आपके पास नंबर क्या आएगा? देखो, पहला नंबर था a - 3d, 8 - 6 यानी कि 2, उसके बाद है a - b, 8 - 2 4, उसके बाद नंबर है a + d 10, उसके बाद नंबर है a + 3 14। तो ऐड करके देखिए 32 आ रहा है, अगर यहाँ पे ऐड करके हमारा 32 आ रहा है इसका मतलब हमारा सही है। तो इसको हमारे पास कितना ऐड होगा बच्चों? 10, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, हाँ अब ऐड करके देख लिया, हाँ अब हो रहा है 6 4 10 30 6 32, ठीक है। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, है ना। अगर आप -d लेना चाह रहे हैं तो -d का भी हम बता देते हैं। सबसे पहले ये नोट डाउन हो गया है ना, नोट डाउन हो गया, तो अगर d का वैल्यू -d देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं। अगर आप d का वैल्यू क्या करें, सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कीजिए, ऊपर हम इरेज करते थोड़ा सा, ऊपर ही नहीं बनाते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, अब हम d का वैल्यू ले रहे हैं -2, t जोड़ी क्या ले रहे हैं बच्चों? -2। तो a का वैल्यू आपके पास 8 था, d का वैल्यू -2, तो पहला a - 3d, आपके पास क्या हो गया? a - +6 14, उसके बाद क्या है बच्चों? a - d, तो 8 - -+10, फिर क्या है? a + d, तो 8 - 2 6, उसके बाद क्या है बच्चों? a + 3d, है ना, a - d, ठीक है, a + d, a + 3d, यानी ये हो गया 8 -+, है ना, 8 + 6 ना, 8 + 6 तो हो गया ना, माइनस ना हो यहाँ पे, -2, क्या हो गया बच्चों? 2। तो देखिए 2 6 10 14, 2 6 10 14, यानी आपके पास 4 नंबर वैसे हैं, 2 हैं, 6 हैं, 10 है और 14 है, 2 है, 6 है और 10 और क्या है बच्चों? 14 है। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, और उसके रेशियो एक्सट्रीम का रेशियो और मीन का रेशियो जब करेंगे तो 7/15 आएगा।
तो इस तरह से आपको सिलेक्टिंग ऑफ द नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। इस तरह से आपको सिलेक्टिंग ऑफ क्वेश्चन के नंबर को सॉल्व करना है। तो आज के लिए बच्चों बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन से कम कर देते हैं, होमवर्क को भी कम कर देंगे, है ना, क्योंकि बहुत लोग बच्चे का शिकायत आ रहा है कि सर आपका होमवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, वीडियो लेक्चर भी कम होगा और होमवर्क भी आपका कम आएगा। तो अभी जो भी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ, होमवर्क दिया हुआ, उसको जल्दी से बना करके सेंड कीजिए, आई एम वेटिंग। लेकिन बनाना बच्चों सबको है, बहुत लोग का होमवर्क नहीं आ रहा है, दिस इज वेरी बैड मैनर, है ना। जब आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, है ना, कोई भी फी नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब आपको तो पढ़ना चाहिए ना। आप पढ़िए, होमवर्क बनाइए और होमवर्क को 2 से 3 घंटे के अंदर जितना जल्दी आप सेंड कर सकते हैं, जितना जल्दी आप सेंड कर सकते हैं जल्दी से सेंड कीजिए। हम आपको होमवर्क का हमेशा इंतजार करते रहते हैं बच्चों।